तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए वैलेंसी टॉपिक का एक डिटेल्ड वीडियो। एज हमने शॉर्ट में आपको डिस्कस किया था कि हम इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, तो आज वो वीडियो आ गया है। और ये कौन कौन सी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, तो ये 7 से लेके अगर 12 तक का कोई भी बच्चा इसको देख रहा है तो उन सब के लिए ये वैलेंसी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है अच्छा इसे इम्पोर्टेंट टॉपिक? तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अपने को रिएक्शन लिखना है तो रिएक्शन लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला चाहिए होगा। और केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, इन सब का जो बेसिक है वो वैलेंसी में छुपा हुआ है। तो अगर अपने को वैलेंसी समझ आ गया तो अपन किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं और उस केमिकल फार्मूले से केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। और उस केमिकल रिएक्शन लिखने से क्या होगा कि अगर कोई भी दो चीज़ें रिएक्शन करती हैं तो और वो जो चीज़ बनाती हैं उसमें हमेशा उनका मास कंजर्व रहता है। तो उस वैलेंसी टॉपिक से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं कि अगर सही फॉर्मूला होगा तो सही बैलेंसिंग भी होगी उसकी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें प्रूफ हो जाएगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं इसकी तरफ कि क्या होता है वैलेंसी। तो पहले समझते हैं कि वैलेंसी टॉपिक अपने को पढ़ना क्यों होता है। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है कि सोडियम सल्फेट रिएक्शन करता है फेरिक क्लोराइड के साथ और बनाता है सोडियम क्लोराइड और फेरिक सल्फेट। अब बहुत बड़े बड़े इसमें केमिकल नेम का इस्तेमाल किया गया। अब इन नेम में अपन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इनका, तो फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, इनका वैलेंसी चाहिए होगा। अगर वैलेंसी हमारे पास इनका सही मिल जाए अपने को तो अपन कोई भी फॉर्मूला, मतलब कोई भी कंपाउंड का नेम दिया होगा उसका केमिकल फॉर्मूला इजीली बना पाएंगे। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन दी है आपको कि सोडियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इसमें यह चीज़ है कि सोडियम को किस फॉर्म में लिखा जाए, वैसे ही हाइड्रोजन गैस को किस फॉर्म में लिखें कि H के फॉर्म में लिखें या H2 लिखें, सोडियम को Na लिखें या Na2 लिखें, वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH लिखें या फिर NaOH होल ट्वाइस लिखें। तो ये सारी आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं वैलेंसी से रिलेटेड आज अपन उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे इनके केमिकल फॉर्मूले को अपन ईजिली लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे समझते हैं कि वैलेंसी होता क्या है। तो यहां पे वैलेंसी टॉपिक के लिए कि वैलेंसी होता क्या है, तो एक्चुअल में वैलेंसी ये है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो या फिर ट्रांसफर कर सकते हो। जब हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे एलिमेंट से शेयर कर सकता है जिससे कि वो बॉन्ड बनाएगा। तो वैसे ही वैलेंसी को अगर हम कंक्लूड करें कि क्या होती है वैलेंसी, तो हम इजिली बोल सकते हैं इसको कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट होगा और एलिमेंट को हम सारे एलिमेंट को एटम के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि जो एटम है वही बेसिक यूनिट होती है और जो एटम है उसी को अगर विजिबल फॉर्म में देखना होता तो उसके लिए हम उसको एलिमेंट टर्म देते हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन करेगा, तो उसके लिए अपने को समझना होगा कितने तरीके की ये वैलेंसी हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसी की। आप इजिली इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके फिर आप इसको PDF बना सकते हैं, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वैलेंसी की बात कर लेते हैं, कितने तरीके की होती है वैलेंसी। तो टाइप्स ऑफ वैलेंसी की बात करें तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मेनली दो टाइप्स की वैलेंसी में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन सी दो टाइप की वैलेंसी होंगी, तो एक तो होती है आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंसी। कौन सी वैलेंसी होती है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी। और सर दूसरी कौन सी वैलेंसी होती है, तो सर बेटा दूसरी वैलेंसी होती है कोवैलेंसी। ये रही कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी हम क्यों बोलेंगे, मतलब ये वैलेंसी के लिए भी हमने दो अलग अलग टर्म क्यों चुनी, क्योंकि इसमें दो तरीके के अलग अलग फोर्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है कौन से कंपाउंड्स के लिए, तो ये होती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी टर्म कौन से कंपाउंड्स के लिए होती है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और जो कोवैलेंसी टर्म होती है ये होती है कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए। कोवैलेंट कंपाउंड्स भी आते हैं इसमें और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी आते हैं, मतलब कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों को मिला के हम कोवैलेंसी बोल सकते हैं। दोनों तरीके के इसमें कंपाउंड हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता है,
तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही कोवैलेंसी में क्या होगा, तो इसमें ट्रांसफर का रास्ता नहीं चुनते एलिमेंट, इसमें कौन सा रास्ता चुनते हैं, इसमें चुनते हैं एलिमेंट्स शेयरिंग का रास्ता। तो इसमें होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ये लोग बनाते हैं बॉन्ड। अब से शेयरिंग में भी जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों तरीके के बॉन्ड इसमें इंक्लूड होते हैं। तो शेयरिंग में भी दो तरीके की शेयरिंग हो सकती है, एक हो सकती है सिमेट्रिकल शेयरिंग और एक हो सकती है अनसिमेट्रिकल शेयरिंग। वैसे ही जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी दो तरीके से हो सकता है, या तो वो ट्रांसफर किस तरीके से होगा, या वो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, या फिर वो होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और अपनी वैलेंसी तक पहुंच जाएगा, और दूसरा या तो वो एलिमेंट गेन कर लेगा। और ये सब हो किस लिए रहा है, ये सब हो रहा है इन नोबेल गैसेस को पाने के लिए। हमने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था कि ये सब किस लिए होता है, कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। और इनका सपना क्या होता है, इनका सपना होता है नोबेल गैस की तरह बनना, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन। अपना जितना भी 10 तक का सिलेबस होता है उसमें ये 3 नोबेल गैसेस से आपके सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाते हैं। कुछ होते हैं एक्सेप्शनली, तो उनको अपन उसी के साथ देख लेंगे, डिस्कस उनको भी करेंगे। अब इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन है। जैसे हीलियम का नंबर कितना होता है 2, नियॉन का नंबर 10, आर्गन का नंबर 18। तो बाकी एलिमेंट्स इनकी तरह बनना चाहते हैं, और इनकी तरह बनने के लिए इनके पास दो रास्ते हैं, एक कंप्लीट ट्रांसफर करके ये इनकी तरह बन सकते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इनकी तरह बन सकते हैं। अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर से इनकी तरह बनेंगे तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, जो कि वैलिड होती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और दूसरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इनकी तरह बनते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोवैलेंसी। तो शेयरिंग और ट्रांसफर, इन दोनों का मोटिव क्या है, क्या अचीव करना, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। इसको हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों का मकसद क्या है, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंसी हो चाहे कोवैलेंसी हो, दोनों का मकसद कहाँ तक पहुँचना है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचना है। मतलब 2, 10 और 18 इन नंबर्स तक बाकी एलिमेंट्स को पहुंचना है। अब वो क्या क्या तरीका है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। चलो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जैसे यहाँ पे ये लॉस और ये गेन। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे जनरली किसको पसंद होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो जनरली मेटल को पसंद होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। किसको पसंद होता है, मेटल्स को। मेटल में जैसे हमारे पास है बेरिलियम, तो बेरिलियम का नंबर होता है 4। अब बेरिलियम का जो 4 नंबर है उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,2। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक मैजिक नंबर हम आपको बता देते हैं जिसके थ्रू आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। क्या है वो मैजिक नंबर, वो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, तो उसको इस सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। मतलब ये पहले वाले जो हमने शेल लिखा है, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। मतलब जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसमें जो पीरियड्स होते हैं, मतलब 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं। तो पहले जो पीरियड होता है उसमें 2 एलिमेंट रह सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। दूसरे वाले पीरियड में 8 एलिमेंट रह सकते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे ही अगले में 8 रह सकते हैं और उसके अगले में 18। तो इसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। तो उसी से हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2,2। अब इसमें जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे जो 2,2 लिखा है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इनके अलावा कोई दूसरा बॉन्ड नहीं बना सकता। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बोलते हैं हम इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉन्ड बनाने में इनका रोल नहीं होता। किसका रोल होता है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है। और ये कुछ स्टूडेंट्स की गलतफहमी होती है कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी भी उतनी ही होगी।
तो ये गलतफहमी को भी दूर कर लेना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उतनी ही उसकी वैलेंसी हो। जैसे कि यहाँ पे तो ठीक है कि यहाँ पे इसको अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये किस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन तक, नंबर 2 तक पहुँच जाएगा। और इस पर 2+ क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है 2- चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज का मतलब है अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करने पर उस पर कौन सा चार्ज बचेगा, तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो वही लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को कैटाइन। क्या बोलते हैं इसको, कैटाइन बोलते हैं। कैटाइन का मैं अगर आपको याद नहीं होता है तो इसका एक शॉर्टकट होता है थोड़ा फनी सा है। जैसे कि कैट में कैट मतलब होता है बिल्ली। अगर बिल्ली आपको काट देगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में साइन कैसा होता है हॉस्पिटल का, प्लस साइन होता है। तो वही चीज़ से आप याद कर सकते हो कि कैटाइन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हमने एक एलिमेंट लिया फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर होता है 9 नंबर होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसका वैलेंसी 7 हो जाएगा। बस यही गलतफहमी में नहीं रहना है कि जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका वैलेंसी हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबेल गैस की तरह बन सकता है, तो अगर इसके पास 2,7 9 नंबर है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको गेन करा दें तो ये नोबेल गैस की तरह बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और माइनस चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। और कैटाइन आपको याद हो गया है, कैटाइन का हमने ट्रिक बता दिया है, तो एनाइन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, गेन वाला हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये हमने बात कर ली कि इसकी टाइप्स ऑफ वैलेंसी की, कितने तरीके की वैलेंसी होती है। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेंगे अगली स्लाइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अगली स्लाइड में इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कि कितने टाइप की वैलेंसी हमारे पास, 2 तरीके की वैलेंसी, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी है और दूसरा कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में आयनिक बॉन्डिंग बनती है और कोवैलेंसी में कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है। इसमें एक तरीके का बॉन्ड नहीं है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो भी पार्टिसिपेट करता है कोवैलेंसी में। जैसे यहाँ पे जनरली जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं हम, और आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड बनते हैं वो किस किस के बीच में बनते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल। याद रखना वर्ड बोला है हमने जनरली, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे किस किस के बीच में बनेगा, यहाँ पे नॉन मेटल के बीच में बनता है। किस किस के बीच में बनता है, नॉन मेटल के बीच में। ये चीज़ लेकिन 100% सही है कि ये हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनेगा, लेकिन ये 100% सही नहीं है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इन दोनों के बीच में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड दिखने में कोई ऐसा बॉन्ड नहीं होता, कोवैलेंट बॉन्ड तो दिखने में भी बॉन्ड होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड दिखने में बॉन्ड नहीं होता। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। जो हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो रुके हुए होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दिया। चलो अब इसी के साथ टाइप्स ऑफ वैलेंसी हो गई हमारे पास। अब देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जो जो हमारे ज़रूरत के एलिमेंट है, मतलब जो हमें 10th तक के लिए काम में आएंगे, अपन उन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कि कितने कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं नोबेल गैस। हमारे पास जो नोबेल गैसेस हैं उनको लिख लेते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन। यही 20 के अंदर नोबेल गैसेज आती हैं। इसमें हीलियम का नंबर है 2, नियॉन का नंबर है 10 और आर्गन का नंबर है 18। तो बाकी एलिमेंट्स को, जो 20 तक के एलिमेंट्स हैं, उनको इनकी तरह बनना है। इनकी तरह बनने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं,
ग्रुप 1 के एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बात कर रहे हैं सिर्फ अल्कली मेटल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ अल्कली मेटल्स, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है तो उसको इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आता है कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये मेन 3 एलिमेंट हैं जो 20 के अंदर आते हैं। अब इसमें लिथियम का नंबर है 3, सोडियम का नंबर है 11, पोटेशियम का नंबर है 19। अगर आपने एक एलिमेंट का वैलेंसी याद कर लिया तो बाकी 2 एलिमेंट का वैलेंसी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम टू सेम वैलेंसी, एक ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी सेम होता है। ज़्यादातर जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 हैं, जो फिक्स्ड वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी बात करते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी भी शो करेंगे, तो उनकी बात अपन आगे करेंगे। तो जैसे 3 को है कि ये जो एलिमेंट है इसका नंबर है 3, लिथियम का नंबर 3 है, तो इसको अगर हम बोलेंगे कि नोबेल गैस की तरह बनना है तो इसके पास कितने रास्ते हैं? या तो ये हीलियम की तरह बन जाए या फिर ये नियॉन की तरह बन जाए। तो इन दोनों में से इसके लिए आसान रास्ता कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है आसान रास्ता कौन सा है? इसके पास 2 की तरह बनना। 2 की तरह बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो 2 की तरह बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जाने से क्या बच जाएगा? तो अभी भी प्रोटॉन तो 3 ही होंगे, 3 प्रोटॉन की वजह से लिथियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितना इस पे ये चार्ज आता है वही इसका वैलेंसी हो जाता है। सेम टू सेम सोडियम और पोटेशियम का आप करके देख लेंगे कि इनका वैलेंसी भी +1 ही आएगा। तो इन सब का वैलेंसी कितना होगा? +1। सेम ऐसे ही ग्रुप 2 का करना है, ग्रुप 13 का करना है। तो आइए देखते हैं एक साथ उन सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना कितना होगा। तो ये रहे हमारे पास जो नोन एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ती है। तो इसमें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो दिए हैं, अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये जो हाइड्रोजन है ये एक नॉन मेटल है, तो इसको इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके नोबेल गैस की तरह बने, ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो बाकी एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इन सबका वैलेंसी कितना होगा? जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है तो सबका वैलेंसी 1 होगा। सेम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना होगा? +2 होगा। अब इसमें एक एलिमेंट होता है दैट इज बेरियम। तो बेरियम के कुछ कंपाउंड्स का जिक्र किया गया है क्लास 10th के बुक में, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस किया गया है, जैसे बेरियम सल्फेट जो वाइट पीपीटी बनाता है, तो बेरियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेरियम को आप यहाँ पे ऐड कर लोगे कि बेरियम का वैलेंसी भी कितना होता है? +2 होता है। वो भी इसी ग्रुप में आता है, क्योंकि वो 20 के बाद था इसलिए उसको यहाँ पे नहीं ऐड किया गया, तो उसको हमने अलग से बता दिया कि उसका वैलेंसी भी कितना होगा? +2 होगा। बेरियम, पूरा स्पेलिंग है BARIUM, तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा? +2। सेम है ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, यही 2 की ज़रूरत है, तो इनका वैलेंसी कितना होगा? +3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसकी तरह बन जाएंगे? नोबेल गैसेस की तरह बन जाएंगे। ये रहे हमारे पास नोबेल गैसेस, यही हैं वो ड्रीमिंग एलिमेंट जिनकी तरह ये लोग बनना चाहते हैं। अब वही का वही होगा यहाँ का दूसरा साइड। जैसे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के लिए कौन सा आसान रास्ता होगा? गेन करना है या फिर लूज करना है इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पे इसका नंबर होता है 7, और यहाँ पे नियॉन का नंबर कितना है? 10, हीलियम का नंबर होता है 2। तो आप खुद बताइए कि ये 7 10 के पास ज़्यादा है या फिर 2 के पास ज़्यादा है? तो ज़्यादा करीब कौन है? इसके 10 है। तो 10 की तरह बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? -3 चार्ज हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का वैलेंसी आप क्या लिखोगे? -3 लिखोगे। ऐसे ही सेम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 नंबर दूर होता है इन नोबेल एलिमेंट से, तो इनका वैलेंसी कितना हो जाएगा? -2, और हेलोजेंस का वैलेंसी कितना हो जाएगा? -1। जो जो एलिमेंट्स इसमें दिए हैं सिर्फ आपको यही अकेले लर्न करना है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा? -1। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जिसका भी वैलेंसी -1 होता है या माइनस में होता है, -2 है, -3 है, उन सबके लास्ट में जो सफिक्स होती है, उन सभी के नेम के सफिक्स में आइड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? आइड वर्ड का। जैसे सोडियम क्लोराइड सुना होगा आपने, सोडियम क्लोरीन नहीं सुना होगा। जब भी उसका एक कंपाउंड बनता है तो उसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। वैसे ही आपने मैग्नीशियम नाइट्राइड सुना होगा या फिर लिथियम फॉस्फाइड सुना होगा। तो उन सबके जितना भी नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिनकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उन सबके सफिक्स में क्या लगा होता है? आइड लगा होता है। आइड का मतलब आपको समझ जाना है कि जब भी वो कंबाइन करेंगे तो इस वैलेंसी के साथ कंबाइन करेंगे। कौन सी वैलेंसी के साथ? -3, -2, -1, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की वैलेंसी है।
तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है और नेचुरली वो किस फॉर्म में मिलते हैं उसको भी देख लेते हैं, ताकि आप जब रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन का जब आंसर करोगे तो हाइड्रोजन लिखा होगा तो उसको H लिखोगे या H2 लिखोगे, इसका कंफ्यूजन ना हो। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका वेरिएबल वैलेंसी, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे सिलेबस मतलब 20 तक के एलिमेंट्स के बाहर के एलिमेंट्स हैं लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में इंक्लूड करके देते हैं। तो उन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं? ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कैसी वैलेंसी शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी किस वजह से होती है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनके सपने पूरे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन करके, वैसे ही यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इनके सपने भी पूरे नहीं हो पाते तो वो पास के कुछ छोटे छोटे स्टेबिलिटी के फैक्टर देखते हैं और छोटे छोटे स्टेबिलिटी फैक्टर में एक कुछ ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं। तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन, आयरन का सिंबल है Fe। तो ये कितनी वैलेंसी शो करता है? तो ये मेनली 2 वैलेंसी शो करता है, एक +2 करता है और एक +3 करता है। और जब भी जो कम वैलेंसी होगा उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज अस, और जो ज़्यादा वाली वैलेंसी होती है उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज इक। तो यहाँ पे इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज फेरस, और जो +3 है उसकी वैलेंसी के लिए वर्ड यूज करेंगे फेरिक। तो इसको हमेशा लिखा जाएगा Fe2+ और इसको लिखा जाएगा Fe3+। तो इसकी वैलेंसी 2+ है और इसकी वैलेंसी 3+ है। तो फेरस लिखा होगा तो 2+ और फेरिक लिखा होगा तो 3+। और अगर कभी कभी आपके साथ थोड़ा सा गेम हो जाएगा, कैसा गेम हो जाएगा कि वो आपको लिख के दे देगा आयरन सल्फेट। क्या लिख के दे देगा वो आपको? आयरन सल्फेट लिख के दे देगा। अब इस कंडीशन में आप किसको प्रायोरिटी दोगे? 2+ वाले को प्रायोरिटी दोगे या 3+ प्रायोरिटी दोगे? तो जब भी ऐसी कंडीशन में आप फंसो तो हमेशा आपको याद रखना है कि आयरन के केस में 2+ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। कौन से प्लस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है? 2+ को। मतलब आयरन सल्फेट में यहाँ पे आयरन का वैलेंसी आप कितना मान के सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को 2+ मान के सॉल्व करोगे। समझ आया? तो ऐसे ही आयरन हो गया एक एलिमेंट। इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है? सेकंड है आपके पास मरकरी। अभी आपको एक स्लाइड में दिखा देंगे कौन कौन से एलिमेंट। तो मरकरी एक +1 शो करता है और एक +2। जो कम वाला है उसको मर्क्यूरस बोलेंगे, जो ज़्यादा वाला है उसको मर्क्यूरिक बोलेंगे। तो ऐसे ही आगे के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास एलिमेंट हो गया एक कॉपर। कॉपर का वैलेंसी भी क्या क्या हो सकता है? एक +1 हो सकता है और एक +2 हो सकता है। +1 में क्यूप्रस बोलेंगे इसको और +2 में क्यूप्रिक बोलेंगे इसको। ऐसे ही वेरिएबल वैलेंसी ये लोग कुछ और एलिमेंट्स हैं जो शो कर सकते हैं। फिर इन एलिमेंट्स के अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका वैलेंसी अपने को जानने की ज़रूरत है, भले ही वो अपने सिलेबस के अंडर में नहीं आते। जैसे जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, इनके कंपाउंड्स दे देते हैं वो। तो कंपाउंड्स दिए तो इसका मतलब उनका वैलेंसी भी पता होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो एक्स्ट्रा स्पेशल एलिमेंट्स जिनका वैलेंसी देखना है अपने को, जिसमें पहला नाम आता है जिंक का। जिंक जो कि 30 नंबर का एलिमेंट है, इसका वैलेंसी कितना होता है? +2 होता है। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट हमने अभी बताया था आपको बेरियम। बेरियम का वैलेंसी भी कितना होता है? Ba से डिनोट करते हैं और इसका वैलेंसी भी +2 होता है। इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट है? तो एक एलिमेंट है हमारे पास थर्ड, कौन सा? जिंक हो गया, बेरियम हो गया। बेरियम के बाद आपके पास आता है एक लेड हो गया। लेड तो खैर वेरिएबल वैलेंसी भी शो करता है, स्पेशल एलिमेंट, लेकिन ये सिलेबस में नहीं होता अपने, लेकिन इसके कंपाउंड जरूर दिए होते हैं। तो लेड के 2 वैलेंसी होते हैं, एक +2 होता है और एक +4 होता है। कितना होता है? +3 नहीं होता, इसका कितना होता है? +4। +2 होता है तो इसको प्लम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लम्बस। और +4 होता है तो इसको प्लम्बिक बोलते हैं। तो इसमें से +2 और +4 में अगर आपके पास कभी प्लम्बस और प्लम्बिक ना बोल के डायरेक्टली लेड क्लोराइड लिख दिया, तब उसमें कौन सा वैलेंसी कंसिडर करोगे? तो इसका मेन जो वैलेंसी होता है, स्टेबल वैलेंसी, दैट इज होता है +2। जैसे लिख दिया उन्होंने लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड में लेड की वैलेंसी कितना आप कंसिडर करोगे? तो लेड ऑक्साइड में आपको लेड की वैलेंसी +2 कंसिडर करना है, ना कि +4। तो एक ये एलिमेंट हो गया। ऐसे ही फोर्थ एक हो गया टिन। टिन भी 2 वैलेंसी शो करता है, एक +2 करता है और एक
+4 करता है। एक्चुअल में लेड और टिन जो होते हैं वो एक ही फैमिली के एलिमेंट हैं, इसलिए इनका वैलेंसी सेम सेम है, लेकिन इसमें इसका वैलेंसी ये स्टेबल होता है। जैसे टिन ऑक्साइड बोलेगा तो टिन ऑक्साइड में आपको अपने आप समझ जाना है कि SnO2 लिखना है, ना कि SnO। तो इन चीज़ों का आपको, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब पूछ लेता है क्वेश्चन तो आपसे बन नहीं पाएगा फिर, इसलिए और कोई एलिमेंट जिनका वैलेंसी आपको देखना ज़रूरी है। तो बस इतने काफ़ी एलिमेंट। हाँ, एक और एलिमेंट है, दैट इज़ सिल्वर। सिल्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, Ag से इसको डिनोट करते हैं, और इसका वैलेंसी कितना होता है, एक ही वैलेंसी जो इसका स्टेबल होता है, दैट इज़ +1। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल एलिमेंट्स थे जिनके कंपाउंड्स दिए गए हैं, भले ये सिलेबस में नहीं है, अलग से इनको याद नहीं किया जाता पीरियडिक टेबल में, लेकिन इनके कंपाउंड्स आते हैं तो उनका वैलेंसी अपने को मालूम होना चाहिए, जिससे कि उन कंपाउंड का फॉर्मेशन ईजिली कर सकें। चलिए अब देख लेते हैं इनको एक साथ। फिर इसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाम अकेले लिखे होते हैं, जिनके नाम अकेले लिखे होते हैं तो उनको किस फॉर्म में लिखे हैं, तो वो नेचुरली ऑकरिंग कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। कौन कौन से वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं? जो नाम अकेला लिखे होने से उसको अपने को क्या समझना है वो पता चले। कौन से मॉलिक्यूल्स? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं उसमें? हमारे पास जैसे सबसे पहला हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को किस फॉर्म में लिखें? H के फॉर्म में लिखेंगे या H2 के फॉर्म में लिखेंगे? तो यहाँ पे इसको डायटोमिक फॉर्म में, क्योंकि ये इसकी नेचुरली ऑकरिंग स्टेट है, नेचुरली ये इसी फॉर्म में मिलते हैं। ऐसे ही सेकंड फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब भी ये अकेले किसी के साथ रिएक्शन में लिखे हों तो समझ जाना है कि उसको डायटोमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फ्लोरीन है, सेम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे ही ऑक्सीजन होता है O2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन होता है N2 के फॉर्म में। फ्लोरीन बता दिया हमने, फ्लोरीन के अलावा कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो डायटोमिक फॉर्म में नेचुरली मिलते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। चलिए तो अब इसको एक साथ देख लेते हैं अपन, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं। यहाँ पे लिखा है ऐसे एलिमेंट जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो एक बार रिवाइज कर लो। इसमें हमने आयरन का लिखाया आपको कि आयरन की वेरिएबल वैलेंसी एक 2+ होता है और एक 3+ होता है। 2+ में इसको फेरस बोलेंगे और 3+ में इसको फेरिक बोलेंगे। सेम है, लेड की भी 2 वैलेंसी, लेड भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। एक को प्लम्बस बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? प्लम्बिक बोलते हैं। तो प्लम्बस वाले का 2 होता है और +4 किसका होता है? प्लम्बिक वाले का होता है। अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल वैलेंसी कौन सी थी? तो अब याद रखना आपको कि ये 2+ वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसे ही स्टेनस के केस में जस्ट उल्टा है। स्टेनस के केस में 2+ और 4+ है, तो इसमें 4+ ज़्यादा स्टेबल है। मतलब अगर कहीं पे सिर्फ टिन क्लोराइड लिख दिया तो टिन क्लोराइड के फॉर्मूले को अपन क्या लिखेंगे? SnCl2 लिखें या SnCl4 लिखें? तो उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आपको इसका स्टेबल वैलेंसी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही कॉपर के 2 वैलेंसी हैं, क्यूप्रस है और क्यूप्रिक है। वैसे ही मर्क्यूरी के 2 वैलेंसी हैं, एक +1 है, मतलब Hg2 दिए हैं तो इसको अपन +1 कंसिडर करेंगे। एक मरकरी पे +1 होगा और दूसरा दिया है 2+। ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका वैलेंसी इस तरीके से लिखा गया है, Hg2 2+। इसको मर्क्यूरस बोलते हैं। इसका वैलेंसी कितना है? +1। तो ये हो गया आपके वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले कुछ एलिमेंट्स। ऐसे ही इसके बाद आते हैं आपके पॉली एटॉमिक एनाइंस, जिनका वैलेंसी क्या होता है? मतलब आपको एक से ज़्यादा एटम भी दिए होंगे और उनका वैलेंसी इसी तरीके से होगा। तो कौन कौन से ऐसे आयंस हैं जिनका वैलेंसी? ये सारे के सारे एनाइंस लिखे। एनाइंस का मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना इन पे चार्ज लिखा होता है वही इनका वैलेंसी होता है। जैसे पहला आयन कौन सा है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन पे कितना चार्ज है? -1, तो ये इसकी वैलेंसी भी कहलाएगी कि ये इसकी -1 वैलेंसी। फॉस्फेट आयन पे कितना चार्ज है? -3, तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। वही कार्बोनेट पे कितना है? -2, तो -2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट के साथ साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसका वैलेंसी अगर दोनों नाम में से कोई नाम आ गया तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इसका वैलेंसी कितना होता है? -1। वैसे ही सल्फेट और सल्फेट आयन है और सल्फाइट आयन है। और हमेशा याद रखना कि जो 8 है और 8 है, इन दोनों में सिर्फ ऑक्सीजन का फर्क होता है, वैलेंसी सेम रहती है। जैसे इसका वैलेंसी -2 है और इसका वैलेंसी भी -2 है, बस यहाँ पे SO4 2- है और यहाँ पे SO3- है। जब भी 8 और 8 आए तो इन दोनों में सिर्फ किसका फर्क होता है? ऑक्सीजन का सिर्फ फर्क होता है, वैलेंसी सेम रहती है। सेम टू सेम आप यहाँ पे देखोगे नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन।
कौन कौन सा आयन है? नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन। इन दोनों का वैलेंसी भी क्या है? -1 है। सिर्फ किसका फर्क होगा? ऑक्सीजन का सिर्फ एक फर्क होगा कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन 8 में हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 8। तो ये हो गए पॉलीएटॉमिक एनाइंस। इसके अलावा एक और होते हैं पॉलीएटॉमिक कैटाइंस। पॉलीएटॉमिक कैटाइंस में एक कैटाइन का नाम आपको याद रखना है, दैट इज NH4+। ये एक ऐसा एनाइन है, वो कैटाइन है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था, इसलिए इसका वैलेंसी भी याद रखना है। इसको कौन सा आयन बोलते हैं हम? ये कैटाइन में आता है, ये है आपका अमोनियम आयन। कौन सा आयन है ये? अमोनियम आयन। और इस पर कितना चार्ज है? प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी होता है +1। कितना वैलेंसी होता है इसका? +1। तो ये सारे हमने वैलेंसी देख ली पॉलीएटॉमिक आयंस की, कि क्या क्या इनकी वैलेंसी हो सकती है। अब आप इसके बाद ईजिली किसी भी कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास किसी कंपाउंड का नाम लिखा है, उस नाम से उसका केमिकल फॉर्मूला ईजिली बना सकते हो। तो आइए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अपन। पहले जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था नेचुरली ऑकरिंग कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो इसमें हमने कुछ एलिमेंट का नाम बताया था। ये है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कहीं अकेला लिखा होगा तो उसको H2 के फॉर्म में लिखना है, फ्लोरीन को F2 के फॉर्म में लिखना है, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2। और जो इनके कलर्स दिए हुए हैं यही इनके नेचुरली ऑकरिंग कलर होते हैं, मतलब ये इसी स्टेट में नेचुरली मिलते हैं। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में नेचर में मिलता है। तो ब्रोमीन देख लेना, थोड़ा सा ब्राउनिश रेड होता है। कैसा होता है? ब्राउनिश रेड। इसका यूज़ किया जाएगा आगे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए। लिक्विड एंड वेपर रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। ऐसे ही इन सब के कलर दिए हुए हैं, आप चाहो तो इन कलर को नोट भी कर सकते हो। अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था अपन उसको भी देखेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट। किसका फॉर्मूला? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो अभी हमने बताया आपको कि अमोनियम को किस फॉर्म में लिखते हैं हम? NH4 के फॉर्म में लिखते हैं। और इसका वैलेंसी कितना होता है? +1 होता है। वैसे ही सल्फेट को किस फॉर्म में लिखते हैं हम? SO4। और सल्फेट है तो 8 के लिए वैलेंसी कितना था इसका? -2 था। तो यहाँ पे हम अगर इसका सही फॉर्मूला लिखना है तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसका सही फॉर्मूला बन जाएगा। सही फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये होता है अमोनियम सल्फेट का एक्यूरेट फॉर्मूला। ये पहला क्वेश्चन हमने किया। वैसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इस मेथड को एक नाम दे देते हैं हम कि अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मेथड का नाम क्या बोल देते हैं हम? इस मेथड को बोलने लगते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड। मतलब केमिस्ट्री में जो चीज़ वहाँ पे हो रही है एक्सपेरिमेंट, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे ही इस मेथड को जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बैलेंस हो जा रहा था, तो इस मेथड को क्या बोलने लगे हम? क्रिस क्रॉस मेथड। तो क्रिस क्रॉस मेथड, ऐसा नाम में बहुत वजन है इसके, लेकिन बहुत इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको वैलेंसी आती है तो। वैसे ही अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अपने को फॉर्मूला देखना है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा। तो आप बताओ मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 2 का। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? +2। वैसे ही बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट को क्या लिखते हैं हम? HCO3 माइनस, मतलब इसका -1 वैलेंसी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही फॉर्मूला क्या बनेगा? अब आपके दिमाग में सारी चीज़ें चलना चाहिए, मतलब बिना पेन के आप ये फॉर्मूला बना पाओ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? MgHCO3 होल ट्वाइस बनेगा। बाकी ये जो दो क्वेश्चन है ये आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करेंगे कि क्या इनके सही फॉर्मूले होंगे। एक आपको दिया है लेड आयोडाइड। हमने बोला था आपसे कि अगर लेड अकेला लिखा होगा तो उसमें कौन सी वैलेंसी लेना है, मतलब प्लम्बस और प्लम्बिक करके नहीं दिया इन्होंने क्या लिख दिया? सिंपल लेड आयोडाइड। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी इसकी स्टेबल वैलेंसी होती है, उसी के अकॉर्डिंग इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। सेम ऐसे ही है, आपको कैल्शियम नाइट्रेट का एक फॉर्मूला बनाना है। कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम कौन से फैमिली में आता है, और नाइट्रेट तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब आज चलते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने एक वाई का क्वेश्चन लिया था कि वैलेंसी अपने को क्यों पढ़ना होती है, और वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी थी, उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। किसके थ्रू? वैलेंसी के थ्रू। यहाँ पे ये रिएक्शन थी हमारे पास। इस रिएक्शन में अब देखो जितने फॉर्मूले, अब सबका आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग चुका है कि क्या इसकी रिएक्शन लिखी जाएगी अगर हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे।
तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम को किस फॉर्म में लिखते हैं Na, और ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी +1, सल्फेट की वैलेंसी क्या हो जाएगी SO4 और इसका वैलेंसी -2 है, तो SO4 2- हो गया। तो अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सही फॉर्मूला क्या बनेगा Na2SO4। अब आपको सिर्फ दिमाग में सारी चीजें कर लेना है। तो इसका सोडियम सल्फेट का सही फॉर्मूला Na2SO4 है। इधर फेरिक लिख के दे दिया है, फेरिक का मतलब होता है Fe3+, क्लोराइड का मतलब हमने बताया था आपको कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले वैलेंसी होंगे उन सब में लास्ट में क्या लगाएंगे, वो आइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइड लगाएंगे। ये किसके लिए है, मोनो एटॉमिक आयंस के लिए। मोनो एटॉमिक बोले तो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे क्लोराइड बोला तो एक ही एलिमेंट के लिए। तो क्लोराइड का वैलेंसी कितना होता है -1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सही क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका FeCl3, तो ये इसका सही फॉर्मूला होगा। इसका मतलब Na2SO4 रिएक्शन करता है FeCl3 के साथ, और यहाँ सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, सोडियम का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, तो सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला बन गया। फिर फेरिक सल्फेट का क्या बनेगा, फेरिक का होता है 3+, सल्फेट का होता है 2-। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा Fe2SO4 होल थ्राइस। अब इस होल थ्राइस का मीनिंग क्या होता है, तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा एटम का आयन हो, क्या बोले हम, एक से ज्यादा एटम का आयन हो, तो हमेशा आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ सल्फर भी 3 लिखे जाएंगे और ऑक्सीजन भी यहाँ 3 का मल्टीपल में होगा। समझ आई बात। तो जब भी एक से ज्यादा एटम का आयन मिले तो उसके लिए क्या लगाना है, आपको ब्रैकेट लगाना है। जब भी इसमें आपको अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो उसके लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, जैसे Cl अपने को 3 लिखना थे तो Cl के लिए जरूरत नहीं पड़ी ब्रैकेट की। वैसे ही अब एक और क्वेश्चन था हमारे पास, सोडियम है, तो सोडियम बाकी जो मेटल है वो कौन सी स्टेट में मिलेंगे, तो इनको सिर्फ सिंगल फॉर्म में लिख दिया जाता है। वाटर, वाटर को क्या लिखते हैं H2O, तो सोडियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो सोडियम की वैलेंसी +1 और हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम, OH बोलते हैं, इसका वैलेंसी कितना होता है -1। जब भी सेम नंबर आए तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑलरेडी इसमें इतनी ही वैलेंसी के साथ ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया NaOH इसका करेक्ट फॉर्मूला। वैसे ही हाइड्रोजन गैस लिखा है, हाइड्रोजन गैस अभी हमने बताया था कि जब भी हाइड्रोजन अकेला लिखा होगा, मतलब किसी के साथ कंबाइन होकर नहीं लिखा होगा, अकेला लिखा होगा, तो इसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, नेचुरली ऑकरिंग स्टेट क्या है इसकी, तो इसकी नेचुरली ऑकरिंग स्टेट है हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका करेक्ट इक्वेशन। इसको बोलते हैं, अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और जो वर्ड्स के फॉर्म में लिखी होती इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें वैलेंसी की, मतलब 0 से लेके जहाँ तक वैलेंसी का टॉपिक होता है वहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एक्सेस IIT JEE NEET। तो थैंक यू। और हमारे और ज़्यादा कंटेंट के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू।